हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना कि व्हाट इज अ सेल एंड व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अ सेल, यानी हमें सेल को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और ये सेल क्या चीज है। हमने जाना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इस अर्थ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? सेल से बन रहे हैं। और सेल क्या है? सेल उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ उनके अंदर जितने भी फंक्शंस है उनको कर रहा है। कौन? सेल कर रहा है। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर होती है। फिर थोड़ा सा आगे जाकर के हमने देखा कि पहली बार जो सेल की डिस्कवरी है 1665 में रॉबर्ट हुक करते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक के कुछ साल बाद यानी 10 साल बाद करीबन 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं। और उसके बाद एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता है, अराउंड 200 ईयर्स, यानी 1831 के आसपास न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है जो कि रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। और उसके बाद ऐसे फर्दर आगे प्रोसेस होती है प्रोटोप्लाज्म। और उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था स्लेडन एंड स्वान, जो हमें बताते हैं क्या? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में वो हमें बताते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड विद अ सेल। और इसी को थोड़ा सा क्या किया जाता है? मॉडर्नाइज या थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई किया जाता है। वो कौन करते हैं? रोडोल्फ वर्च्यू इन 1855। वो बताते हैं कि जो सेल हैं वो कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी एवरी सेल एग्जिस्ट या फिर एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहां से आ रही हैं? जो पुरानी सेल्स है उन्हीं से एग्जिस्ट हो रही है। यहां तक हमको बात क्लियर हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉम्पोजिशन और नंबर ऑफ सेल्स। हेडिंग डालते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन सॉरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म on the basis of सेल कॉम्पोजिशन। सेल कॉम्पोजिशन के आधार पर या सेल नंबर के आधार पर सेल कॉम्पोजिशन और सेल नंबर के आधार पर कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉम्पोजिशन। पहला कौन सा है? पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? बताता हूं क्या होते हैं। और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसको भी हम बताते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन। क्या मतलब होता है? सिंगल या वन, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से कंपोज हुए हैं या सिंगल सेल से फॉर्म्ड हुए हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, जो मोर देन वन सेल से बने हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड विथ अ सिंगल सेल से बने हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल सेल से जो बने ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको क्या बोल रहे हैं हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड with more than one cell और many cells, उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल इसके क्या हैं? ईस्ट हो गया, एमीबा हो गया एंड पैरामीशियम हो गया। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल से बने हुए हैं, यानी इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कैसी होगी? सिंगल सेल से। फूड का इंटेक करेंगे एक सेल से, एक्सक्रीशन करेंगे एक सेल से, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल करेंगे एक सेल से।
और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले तो हम खुद हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। कौन है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो गए या ह्यूमन बीइंग हो गए। इसके अलावा प्लांट्स हो गए, और भी देख लो, डॉग हो गए, एसेट्रा। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं, मैनी सेल से बने हैं। यानी इनकी फूड का इंटेक अलग टाइप का टिश्यू करेंगे, डाइजेशन अलग करेंगे, एक्सक्रीशन अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन अलग टाइप के सेल्स करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी सारे सेल्स एक तरह के होते हैं, यानी इनका शेप और साइज जो है वो सिमिलर होता है? तो इसका आंसर है नो। क्या है? नो। क्यों? देखो, जब हम बात करते हैं सेल्स के शेप की, किसकी बात करते हैं? शेप ऑफ अ सेल। चलो देखते हैं कैसे होते हैं। पहले हम देखते हैं किसको? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स का काम है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इनटू अवर ब्रेन थ्रू अ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स से ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये क्या है? ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरॉन्स। ये क्या है? न्यूरॉन्स है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का काम है इनका। जब हम देखते हैं मसल सेल्स को, किसको देखते हैं? मसल सेल्स को, तो वो एलोंगेटेड शेप की होती हैं। कैसे होती हैं? एलोंगेटेड शेप की होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं। इनको हमने बोला ये किसकी सेल्स है? मसल की सेल्स हैं। किसकी सेल्स हैं? मसल्स की सेल्स हैं। ठीक है, थोड़ा आगे और देखते हैं हम किनको, एक सेल्स को और समझते हैं। ये ओवम सेल है। तो हम इनमें क्या नोटिस कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हर एक टिश्यू या हर एक ऑर्गन की जो सेल्स हैं वो अलग अलग साइज की हैं। यहां पर जितनी भी सेल्स हैं, न्यूरॉन को देख लो, मसल को देख लो, ओवम को देख लो, इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? अलग अलग टाइप की हैं। इनके शेप्स जो है वो कैसे हैं? अलग अलग टाइप के। तो हमको एक बात समझ में आती है कि जो सेल्स के शेप हैं वो क्या है? डिफरेंट है। उनके सेल के शेप में क्या है? डिफरेंशिएशन है। यानी न्यूरॉन्स का शेप देख लो कैसा है, मसल्स का शेप देख लो एलोंगेटेड टाइप का है, ओवम का शेप कैसा है? ओवल शेप का है। तो हमको समझ में आ रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस इन अ शेप ऑफ अ सेल। ठीक है, शेप का समझ में आता है। दूसरी हम बात करते हैं क्या? साइज की। क्या सेल के साइज सिमिलर होते हैं? तो इसका भी जवाब है नो। जब सेल के फंक्शंस अलग अलग होंगे, सेल्स के काम अलग अलग होंगे, तो उनके जो शेप है या साइज है वो कैसे सिमिलर हो सकते हैं? वो तो जाहिर सी बात है कि सिमिलर नहीं होंगे। जब हम सेल के साइज की बात करते हैं, जब हम साइज की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि जो लार्जेस्ट सेल है, क्या है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन या ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, कौन से हैं लार्जेस्ट सेल? सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओवम, जो कि किसमें पाए जाते हैं? फीमेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल्स इन सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं अभी हम, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्म है, जो कि मेल्स में पाए जाते हैं। जब हम लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट सेल, किसकी बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन से हैं? वो है न्यूरॉन्स। कौन से हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, इनका काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल को या मैसेज को ट्रांसमिट करना। और जब, अब ये तो बात हो गई ह्यूमंस की, जब हम बात कर रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी लार्जेस्ट सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रिचेक। क्या है? ऑस्ट्रिचेक। ठीक है, अब लार्जेस्ट पता चल गया तो स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं? तो ये है माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा।
जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये न्यूमोनिया कॉज करते हैं। हमको यहां पर समझ में आ रहा है कि शेप में भी डिफरेंस है और साइज में भी डिफरेंशिएशन है। कैसे? हम लार्जेस्ट सेल जब ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं तो वो क्या है? ओवम है, जो कि फीमेल से मिलता है। जब हम स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो वो स्पर्म है, जो कि मेल्स में फाउंड होता है। जब हम लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो वो न्यूरॉन्स है। और जब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिच है, और स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो वो माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस और होता है, उसको हम वायरस बोलते हैं। वायरस जो होता है वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, बट इट इज नॉट कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर वायरस तो जैसे कोरोना वायरस है सर, वो तो रैपिडली ग्रोथ कर रहा था ह्यूमन की बॉडी में जाने के बाद, ये कैसे हो रहा था जब उसके अंदर सेल्स नहीं है, वो सेल से नहीं बना है? तो बच्चों सुनो, वायरस जैसे ही किसी होस्ट बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो वह उसके डीएनए या जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। यानी कि वो अपने डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो चीज है ही नहीं। जब वो है नहीं तो कैसे यूज करेगा? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लिविंग की तरह बिहेव करता है। जब ये लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वायरस बिहेव्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? बट ये एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा से भी, लेकिन इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए हम वायरस को नहीं बताते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। तो हमने क्या देखा आज कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉम्पोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। समझ आया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेकंड, हमने देखा कि क्या सेल्स के शेप और साइज में सिमिलरिटीज है? तो हमने देखा नहीं, हम शेप की बात कर रहे हैं, फिर साइज की भी बात कर रहे हैं, तो कोई सिमिलरिटीज नहीं है, क्योंकि सेल्स के फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्या? थोड़ा आगे चलते हैं। तो एनसीईआरटी में एक सवाल है। सवाल क्या है कि चलो हम तो मान गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। किससे बना है? सेल से बना है। ठीक है, बट व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? यानी सेल किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? यानी सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भैया सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? सेल से बना है। एक बात क्लियर होती है। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई वो सेल किससे बना हुआ है, या सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्वेश्चन मार्क। लीजिए देखो, हमने एक चीज पढ़ी, वो चीज ये थी कि सेल की डिस्कवरी कब होती है? 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। किसके थ्रू होती है? रॉबर्ट हुक के थ्रू। 9 साल या 10 साल के आसपास लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने के लिए, न्यूक्लियस का पता चलने में 200 साल लग गए। अराउंड 200 ईयर्स एगो के बाद हमको ये पता चलता है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की तो वो कैसा माइक्रोस्कोप यूज कर रहा था? प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था, जिसकी पावर इतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग करने की नहीं थी। बट आफ्टर 200 ईयर्स एक अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया गया, मॉडर्न माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने लगी, जिससे और भी ज्यादा जूम करा जा सकता था, मैग्नीफाई किया जा सकता था उसको। और इससे हमको सेल के अंदर क्या चीज है, सेल का कंपोजिशन क्या है, वो पता चला। चलो देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखो, इसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और सेल का कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले जो सेल में मौजूद है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी सेल किससे बना है? साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है? साइटोप्लाज्म को नहीं लिखते, सेल मेम्ब्रेन। किसको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक चीज समझ में आई
कि सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज और क्या है, पहली चीज जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा क्या है, दूसरा है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। और फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, चौथी चीज देखते हैं। न्यूक्लियस के बाद हम देखते हैं कि सेल किससे बना है। न्यूक्लियस के बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म। और लास्ट में सेल ऑर्गेनल्स। क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं ये क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम किसको, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। किसकी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जो क्या काम कर रही है, सेपरेशन ऑफ वन सेल टू अदर सेल। ये एक सेल के एनवायरनमेंट से दूसरे सेल के एनवायरनमेंट का सेपरेशन का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, सेपरेशन का काम कर रही है। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और ये किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से। यानी इनका फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से। अब एक बात सोचो, वो क्या, क्योंकि सेल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका एक काम होगा क्या, किसी भी सब्सटेंस को एंट्री देना और एग्जिट देने का काम होगा। जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है, तो ये क्या काम कर रहा है, एंट्री और एग्जिट का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एंट्री और एग्जिट का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आता है, एंट्री और एंड एग्जिट का काम कर रहा है। इसके अलावा सेल को एक चीज और कहा जाता है, क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्यों कहा जाता है, देखो बच्चों, जब भी सेल के अंदर कोई चीज जा रही है, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि सेल के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी सारी जो भी एक्टिविटीज है वो कहां हो रही है, सेल के अंदर। प्रोटीन का सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये सब कहां हो रहा है, सेल के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर का एक्सचेंज, ये सब कहां होता है, सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है, और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही परमिट देने का काम करती है। क्या कर रही है, सिलेक्टेड चीजों को ही परमिट का काम कर रही है। क्लियर है, यानी कोई चीज आया वो डायरेक्ट नहीं घुस सकता जब तक ये मेम्ब्रेन उसको परमिशन नहीं देगी। यानी सिलेक्टेड चीजों को ही परमिट कर रही है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, ऑक्सीजन को एंट्री देने का। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, अब ये जो एंट्री और एग्जिट है ये कैसे होता है, ये होता है दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑसमोसिस को भी, लेकिन वो जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। फिर आता है दूसरा क्या, सेल वॉल। क्या आता है, सेल वॉल। सेल वॉल कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट्स में। सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं सिर्फ। चलिए सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, वो कौन, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन होती है, सेल वॉल। और ये किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट में। इनका ये कैसी होती है, हार्ड होती है। कैसे होती है, हार्ड होती है। ठीक है ना, हार्ड होती है। तो हार्ड है तो डेड होगी, जानते हो, जो चीज जीवित है वो फ्लेक्सिबल है। क्लियर है, और जो डेड, डेथ है, डाइड है, वो क्या है, हार्ड है। इतनी बात क्लियर होती है। इसके बाद सेल वॉल दो ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्रेजेंट होता है। एक तो है फंगी या फंगस, और दूसरा कौन है, दूसरा है बैक्टीरिया। इन दोनों के अंदर इन दोनों के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अलावा। फंगी में चाइटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकोन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और प्लांट्स में तो सेल वॉल है, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, सेलुलोज के फॉर्म में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्लियर होता है। एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत हो, अभी हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रहा है। तीसरा है न्यूक्लियस। तीसरा क्या है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। अच्छा, न्यूक्लियस यहां भी लोकेटेड हो सकता है, यहां भी लोकेटेड हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियस कहां पर पाया जाता है? सेंटर रीजन में पाया जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली फाउंड ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। इस डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए वही डीएनए है जो आपके माता पिता से सिमिलर होते हैं। आपके माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ रहे हैं, वो इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू आते हैं। आप कहते हैं ना कि आपकी नाक आपके पापा के जैसे हैं, आपकी जो आंख है वो आपकी मम्मी के जैसे है, तो वो किस वजह से? वो इन्हीं डीएनए की वजह से होती है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। आपके माता पिता के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर इसी डीएनए के थ्रू आते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या है ये समझेंगे हम जब न्यूक्लियस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं क्या? फिर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जितना भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा है यहां पर आउटर सरफेस पे, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड होता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। यानी ये लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या है? ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है। जिस तरह एक रूम के अंदर कुछ भी नहीं है पर एयर तो होगी होगी, अगर कुछ भी नहीं है उस रूम के अंदर तो एयर तो होगी होगी, है ना। वैसे ही सेल के अंदर कुछ भी नहीं है तो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। वहां पर क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। इसका काम है मीडियम देने का। किस लिए मीडियम देता है? सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो अगर साइटोप्लाज्म है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एनर्जी का फॉर्मेशन होना, तो वो भी साइटोप्लाज्म के बिना मुमकिन नहीं है। तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? प्रोवाइड अ मीडियम। ये एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। प्रोवाइड मीडियम। ठीक है। लिक्विड सब्सटेंस ऑफ सेल क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस सेल का। सेमी फ्लूइड मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको सेमी फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट प्रोवाइड अ मीडियम इनसाइड द सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। पांचवी जो सेल स्ट्रक्चर, सेल के लिए जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म में। जैसे एक चीज है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसा होता है, ये शेप, ये इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। एक चीज है गोल्गी अपैरेटस। क्या? गोल्गी अपैरेटस ऐसे होता है, कुछ इस टाइप का सब्सटेंस होता है, इसको हम गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम है? सेल ऑर्गेनेल्स का काम है, सेल ऑर्गेनेल जैसे हम गोल्गी, अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या काम है? लिपिड को बनाना और प्रोटीन को बनाना। ये लिपिड और प्रोटीन का काम कहां है? हम पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। इसी लिपिड प्रोटीन से कौन बन रहा है? सेल मेम्ब्रेन बन रहा है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा अगर हम पढ़ते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर दूसरा क्या है? गोल्गी अपैरेटस। क्या है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का काम है जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस कर रहा है उसको पैकेजिंग का काम कौन कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस, है ना। ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, किसका? जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा है राइबोसोम।
अच्छा, ये राइबोसोम कहां पर अटैच होते हैं? इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि राइबोसोम का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता, इस पे कौन अटैच होते हैं? राइबोसोम। और इन्हीं का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का काम है। ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे क्या राइबोसोम के अलावा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कल हमने बात की ना कि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। जिस तरह हमको मार्केट से कोई चीज खरीदनी है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पैसे का। एज इट इज हमारी बॉडी, हमारे पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? इस एटीपी का इस्तेमाल करती है। क्लियर है? पांचवा हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो चीज आती है वो है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग्स? क्योंकि ये अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करती है। पर इसका जो रियल फंक्शन है क्या है? पैथोजन से लड़ने का। सेल में कभी भी कोई भी बाहरी चीज अगर आ गई है तो ये आर्मी का काम करती है, अटैक कर देती है उसके ऊपर। छठवीं जो चीज है सेल ऑर्गेनल्स में वो है प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम पिगमेंट भी बोलते हैं, पिगमेंटेशन ऑर्गेनल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सिर्फ प्लांट से प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना, पिगमेंट प्रोवाइड करना। जैसे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? ग्रीन कलर। वो इसी प्लास्टिड्स की वजह से होती हैं। और छठवीं जो सेल ऑर्गेनल है, सॉरी सेवन जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सी है? वो है वैक्यूल्स। ये दोनों में प्रेजेंट होती है। इसका काम है फूड स्टोरेज का। ये एनिमल एज वेल एज प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, पर प्लांट्स में ये बहुत बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है क्योंकि इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आज हम इतना पढ़ रहे हैं। इसके बाद कल हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है। आज हमको इतना पता चलता है कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी सेल किससे बना है। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। आज हमको ये थॉरोली पता चल गया। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज अ सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर पसंद आ रहा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।